हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। आकाश में आधा चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और ठंडी हवा पहाड़ी परिसर में हल्की हल्की सीटी बजा रही थी। आर्यन चक्रवर्ती उसी सुनसान रास्ते पर खड़ा था जहां कुछ देर पहले उसने करण और रोहित को पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके हाथ में अभी भी वही खंजर था जिसकी नोक पर हल्की हल्की लाल बूंदें चमक रही थी। उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस एक अजीब सी ठंडक थी, मानो उसका दिल पत्थर का बन चुका हो। करण जमीन पर बैठा हुआ कांप रहा था। उसका घमंड, उसकी अकड़, उसकी सारी बहादुरी इस वक्त मिट्टी में मिल चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांस तेज तेज चल रही थी। उसे अब साफ एहसास हो चुका था कि उसके सामने खड़ा आर्यन अब वही कमजोर लड़का नहीं रहा जिसे वो बचपन से दबाता आया था। ये कोई और ही इंसान बन चुका था, एक ऐसा इंसान जिससे टकराना मतलब अपनी जिंदगी से खेलना। आर्यन ने खंजर को धीरे धीरे नीचे किया और ठंडी आवाज में बोला कि उसने पहले ही कहा था कि अगर दया नहीं मांगी तो अंजाम बुरा होगा। करण की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा कि वो माफी मांगता है और उससे गलती हो गई थी। रोहित, जो अब तक जमीन पर पड़ा कर रहा था, भी जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि उसने भी आर्यन को बहुत परेशान किया और अब वो कभी ऐसा नहीं करेगा। आर्यन ने दोनों को एक बार गौर से देखा। उसके दिमाग में बचपन की सारी यादें घूम गई। वो दिन जब उसे सबके सामने अपमानित किया जाता था, जब उसे कमजोर कहकर हंसा जाता था, जब उसे खाने तक के लिए तरसना पड़ता था। आज वही लोग उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी। उसके अंदर सिर्फ एक खालीपन था। उसने धीरे से खंजर को वापस अपनी कमर में खोस लिया और कहा कि वो आज उन्हें छोड़ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बहन जैसी मानसी ने हमेशा उसे सही रास्ते पर चलने की सीख दी थी। अगर अगली बार उन्होंने उसे या मानसी को परेशान किया तो वो दया नहीं करेगा। ये कहते हुए वो पलटा और बिना पीछे देखे वहां से चल पड़ा। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे छिपी मानसी ये सब देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्यन इतना ताकतवर बन चुका है। उसे डर भी लग रहा था और गर्व भी हो रहा था। जैसे ही आर्यन आगे बढ़ा, मानसी बाहर आई और धीरे से उसका नाम लिया। आर्यन पलटा और उसे देखकर हल्की मुस्कान आ गई। मानसी ने भावुक होकर कहा कि उसने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं वो गलत रास्ते पर न चला जाए। आर्यन ने शांत आवाज में कहा कि उसे भी डर लगता है, लेकिन अब उसके पास कमजोर बनने का विकल्प नहीं है। उसने बहुत कुछ सह लिया है और अब वो किसी को खुद को कुचलने नहीं देगा। दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज आ रही थी और दूर से शहर की रोशनी चमक रही थी। मानसी ने धीरे से पूछा कि आर्यन इतना मजबूत कैसे बन गया। आर्यन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने बताया कि जब वो पिछले साल साधना के लिए हिमालय के पास गया था, तब उसे एक रहस्यमयी गुफा मिली थी। वहां उसे एक प्राचीन साधु मिले थे जिन्होंने उसे अग्नि प्राण विद्या सिखाई थी।
वही विद्या उसकी ताकत का असली स्रोत थी। मानसी ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब किसी फिल्म जैसी कहानी है, लेकिन आर्यन की आंखों की सच्चाई बता रही थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा। आर्यन ने आगे बताया कि उस साधु ने कहा था कि उसके अंदर एक विशेष शक्ति छिपी है जो सही समय पर जागेगी, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी थी कि अगर उसने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया तो ये उसे ही नष्ट कर देगी। इसलिए वो हर कदम बहुत सोच समझ कर उठा रहा है। जब दोनों हॉस्टल के पास पहुंचे तो रात काफी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक आर्यन को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। मानसी ने भी उसकी बेचैनी महसूस की और पूछा कि क्या हुआ। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा कि उसे किसी अनजानी ताकत की मौजूदगी महसूस हो रही है। शायद कोई और भी है जो उसकी शक्ति पर नजर रखे हुए है। ये सोचकर उसके दिल में हल्की चिंता पैदा हो गई। उसी वक्त दूर एक ऊंची इमारत की छत पर काले कपड़ों में एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने बुदबुदाकर कहा कि आखिरकार उसे मिल ही गया, वो लड़का जिसमें अग्नि शक्ति जाग चुकी है। अब खेल शुरू होगा। नीचे आर्यन और मानसी को इसकी कोई भनक नहीं थी। वे अपने कमरों की ओर बढ़ रहे थे, ये सोचे बिना कि उनकी जिंदगी अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि दिल, रिश्ते और विश्वास की भी परीक्षा होने वाली थी। और इसी के साथ आर्यन के जीवन का अगला अध्याय चुपचाप शुरू हो चुका था। सुबह की पहली किरण जब हिमगिरी साधना संस्थान के ऊंचे ऊंचे भवनों पर पड़ी तो पूरा परिसर सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ लगने लगा। हल्की ठंडी हवा के साथ मंदिर की आरती की आवाज दूर से गूंज रही थी। पक्षियों की चहचहाट और पेड़ों की सरसराहट के बीच आर्यन चक्रवर्ती अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर का नजारा देख रहा था। पिछली रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। करण और रोहित का डरा हुआ चेहरा, मानसी की चिंता भरी आंखें और उस अजीब रहस्यमयी एहसास ने उसे अंदर से बेचैन कर रखा था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से कहा कि अब पीछे हटने का समय नहीं है। अगर उसकी जिंदगी में सचमुच कोई बड़ा तूफान आने वाला है तो उसे उसके लिए तैयार रहना होगा। यही सोचकर उसने जल्दी से स्नान किया, साधारण कपड़े पहने और ध्यान कक्ष की ओर निकल पड़ा, जहां हर सुबह साधना करने वाले छात्र इकट्ठा होते थे। ध्यान कक्ष एक बड़ा सा गोल हॉल था, जिसकी दीवारों पर प्राचीन मंत्र और प्रतीक बने हुए थे। बीच में एक विशाल दीपक जलता रहता था, जिससे पूरे हॉल में एक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती थी। आर्यन वहां पहुंचा तो देखा कि कई छात्र पहले से ही ध्यान में बैठे हुए हैं। कुछ आंखें बंद करके प्राणायाम कर रहे थे तो कुछ अपनी अपनी साधना विधि का अभ्यास कर रहे थे। आर्यन भी चुपचाप एक कोने में बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसने धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने अंदर बह रही अग्नि प्राण शक्ति को महसूस करने की कोशिश करने लगा। कुछ ही पलों में उसे अपने सीने के भीतर हल्की सी गर्माहट महसूस होने लगी, जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगी। ये वही शक्ति थी जिसने उसे कमजोर से मजबूत बना दिया था। लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे जैसे वो ध्यान में गहराई तक जा रहा था, उसे अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। उसकी सांसें तेज होने लगी और माथे पर पसीना आ गया। अचानक उसके दिमाग में उस काले कपड़ों वाले रहस्यमयी व्यक्ति का चेहरा उभर आया, जिसे उसने खुद नहीं देखा था, लेकिन कहीं न कहीं उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। आर्यन की आंखें झट से खुल गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो समझ गया कि उसकी शक्ति अब किसी की नजर में आ चुकी है और खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा है। तभी ध्यान कक्ष के दरवाजे खुले और एक गंभीर चेहरा वाला व्यक्ति अंदर आया। वो कोई और नहीं बल्कि आचार्य देवेंद्रनाथ थे, जो इस संस्थान के सबसे वरिष्ठ गुरु माने जाते थे।
उनकी उम्र करीब 60 साल थी। सफेद दाढ़ी, तेज आंखें और शांत व्यक्तित्व। कहा जाता था कि वे वर्षों पहले एक महान साधक रह चुके थे और उन्होंने कई युद्ध और साधना यात्राएं की थी। आचार्य देवेंद्रनाथ ने पूरे हॉल पर नजर डाली और गंभीर स्वर में कहा कि आज से सभी शिष्यों का विशेष प्रशिक्षण शुरू होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में संस्थान को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में आसपास के क्षेत्रों में अजीब ऊर्जा गतिविधियां देखी गई है, जो किसी बड़े खतरे का संकेत है। ये सुनकर सभी छात्र आपस में फुसफुसाने लगे। आर्यन का दिल और तेज धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि ये सब किसी न किसी तरह उससे जुड़ा हुआ है। आचार्य ने आगे कहा कि कुछ विशेष छात्रों को अलग से बुलाया जाएगा, जिनमें असाधारण क्षमता दिखाई दी है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनकी नजर कुछ पल के लिए सीधे आर्यन पर टिक गई। वो नजर इतनी गहरी थी कि आर्यन को लगा जैसे उसके सारे राज खुल गए हों। थोड़ी देर बाद साधना समाप्त हुई और सभी छात्र बाहर निकलने लगे। मानसी बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उसने आर्यन को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा कि आज वो इतना गंभीर क्यों लग रहा है। आर्यन ने उसे आचार्य की बातों के बारे में बताया और अपनी चिंता भी जाहिर की। मानसी ने उसे समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गुरु लोग साथ हैं तो कोई भी खतरा इतना बड़ा नहीं हो सकता। उसकी बातें सुनकर आर्यन को थोड़ी राहत मिली। दोपहर के समय संस्थान के प्रशिक्षण मैदान में विशेष अभ्यास शुरू हुआ। बड़े बड़े पत्थर, लकड़ी के खंभे और ऊर्जा अवरोध लगाए गए थे। छात्रों को अपनी ताकत, गति और संतुलन की परीक्षा देनी थी। आर्यन भी मैदान में उतरा। जैसे ही उसने अभ्यास शुरू किया, उसकी चाल, फुर्ती और ताकत देखकर कई छात्र हैरान रह गए। एक सीनियर छात्र अर्जुन मल्होत्रा, जो पहले से ही संस्थान का स्टार स्टूडेंट माना जाता था, आर्यन की ओर गौर से देख रहा था। उसके मन में हल्की जलन पैदा हो गई। उसने सोचा कि ये नया लड़का अचानक इतना आगे कैसे निकल गया। अभ्यास के दौरान अर्जुन ने जानबूझकर आर्यन को चुनौती दी और एक मुकाबले का प्रस्ताव रखा। सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गई। आर्यन ने पहले मना करना चाहा, लेकिन आचार्य देवेंद्रनाथ के इशारे पर वो तैयार हो गया। मुकाबला शुरू हुआ। अर्जुन तेज हमलों के लिए जाना जाता था। उसने तेजी से वार किए, लेकिन आर्यन ने शांत रहते हुए सबको चकमा दिया। फिर अचानक उसने अपनी अग्नि प्राण शक्ति का हल्का सा इस्तेमाल किया और एक शक्तिशाली वार किया, जिससे अर्जुन पीछे जा गिरा। पूरा मैदान सन्न रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतनी आसानी से जीत जाएगा। आचार्य देवेंद्रनाथ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उनकी आंखों में चिंता भी झलक रही थी। वे समझ गए थे कि आर्यन अब साधारण छात्र नहीं रहा। उसकी शक्ति जितनी बड़ी है, उतना ही बड़ा खतरा भी उसके पीछे छिपा है। उसी शाम एक गुप्त कक्ष में आचार्य देवेंद्रनाथ कुछ वरिष्ठ गुरुओं के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि अग्नि प्राण का जागना कोई सामान्य बात नहीं है और इतिहास में इससे जुड़े कई विनाशकारी युद्ध हुए हैं। अगर आर्यन को सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो वो खुद भी खतरा बन सकता है। दूर कहीं अंधेरे में वही रहस्यमयी व्यक्ति ये सब महसूस कर रहा था। उसने हल्की हंसी हंसते हुए कहा कि अब समय आ गया है आर्यन की असली परीक्षा शुरू करने का, और इसी के साथ एक नई साजिश, एक नया संघर्ष और एक नया अध्याय धीरे धीरे आकार लेने लगा। शाम धीरे धीरे हिमगिरी साधना संस्थान पर उतर रही थी। आसमान हल्के नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया था, जैसे प्रकृति खुद आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। प्रशिक्षण मैदान में दिन भर की मेहनत के बाद अब सन्नाटा छा चुका था। कुछ छात्र अपने अपने कमरों की ओर लौट चुके थे, तो कुछ ध्यान कक्ष में फिर से साधना करने चले गए थे। लेकिन आर्यन चक्रवर्ती का मन कहीं और ही भटक रहा था। अर्जुन के साथ हुए मुकाबले के बाद से ही उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। जीतने के बावजूद उसे खुशी नहीं मिली थी। उसे लग रहा था
कि जैसे उसने कुछ ऐसा जगा दिया है जिसे अब आसानी से रोका नहीं जा सकता। वो धीरे धीरे अपने छात्रावास की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके कदम भारी हो गए थे। रास्ते में उसे मानसी मिल गई। उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने आर्यन से पूछा कि वो ठीक तो है ना, क्योंकि आज मुकाबले के बाद वो कुछ बदला बदला सा लग रहा था। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि सब ठीक है, बस थोड़ा थक गया है। लेकिन मन ही मन वो जानता था कि बात सिर्फ थकान की नहीं है। दोनों कुछ देर तक साथ चलते रहे। चारों ओर पेड़ों की छाया फैल चुकी थी और मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में घुल रही थी। अचानक मानसी ने धीरे से कहा कि आज मैदान में आर्यन की आंखों में उसे कुछ अलग दिखाई दिया था, जैसे कोई आग जल रही हो। यह सुनकर आर्यन थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने बात को टालने की कोशिश की। कमरे में पहुंचकर आर्यन ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी हथेलियों को देखा, जिनसे आज इतनी ताकत निकली थी। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले यही हाथ इतने कमजोर थे कि वो भारी पत्थर तक नहीं उठा पाता था। अब वही हाथ किसी को भी पीछे धकेल सकते थे। ये बदलाव उसे खुद भी डरा रहा था। उसने आंखें बंद की और फिर से ध्यान लगाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसके भीतर अग्नि प्राण की हल्की सी लहर उठी और पूरे शरीर में दौड़ने लगी। लेकिन इस बार वो सामान्य नहीं थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बाहरी शक्ति उसके भीतर झांक रही हो। अचानक उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी, जिसे वो पहले भी कभी कभी सुन चुका था। वो आवाज बहुत हल्की थी, जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। वो आवाज उसे आगे बढ़ने और मजबूत बनने के लिए उकसा रही थी। आर्यन घबरा गया और तुरंत ध्यान तोड़ दिया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद से कहा कि यह सब शायद उसकी कल्पना है, लेकिन कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि यह सिर्फ भ्रम नहीं है। उसी समय संस्थान के एक गुप्त हिस्से में, जहां सामान्य छात्रों का प्रवेश वर्जित था, एक प्राचीन कक्ष में कुछ लोग जमा थे। यह कक्ष हजारों साल पुराना माना जाता था। इसकी दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह और मंत्र खुदे हुए थे। बीच में एक विशाल पत्थर का स्तंभ था, जिस पर नीली रोशनी चमक रही थी। आचार्य देवेंद्रनाथ वहां पहले से मौजूद थे। उनके साथ 3 अन्य वरिष्ठ गुरु भी थे, गुरु माधव, गुरु शशांक और गुरु नीलकंठ। चारों के चेहरे गंभीर थे। देवेंद्रनाथ ने धीमी आवाज में कहा कि आर्यन की शक्ति उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। गुरु माधव ने चिंता जताई कि अगर उसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो उसका अंत भी उन प्राचीन योद्धाओं जैसा हो सकता है, जो अपनी ही शक्ति में नष्ट हो गए थे। गुरु शशांक ने बताया कि पुराने ग्रंथों में अग्नि प्राण धारक को ज्वालात्मा कहा गया है, जो या तो संसार का रक्षक बनता है या फिर सबसे बड़ा विनाशक। ये सब उसके मार्ग और निर्णय पर निर्भर करता है। गुरु नीलकंठ ने सुझाव दिया कि अब आर्यन को विशेष प्रशिक्षण देना जरूरी है, जिसमें केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक नियंत्रण भी सिखाया जाए। देवेंद्रनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा कि वो खुद आर्यन को ये प्रशिक्षण देंगे, लेकिन उससे पहले उसकी परीक्षा लेना जरूरी है। उधर उसी रात जंगल के उस पार एक उजाड़ मंदिर में काले कपड़ों वाला व्यक्ति बैठा था। उसके सामने एक जलता हुआ नीला दीपक रखा था, जिसकी लौ बिना हवा के भी हिल रही थी। उसने आंखें बंद कर रखी थी और ध्यान से किसी ऊर्जा को महसूस कर रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने बुदबुदाते हुए कहा कि अग्नि प्राण आखिरकार जाग चुका है और अब उसे पाने का समय आ गया है। उसके पीछे खड़ी 2 परछाइयां भी सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रही हों। रात गहराती जा रही थी। आर्यन अपने कमरे में करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे वही आवाज और वही आग की लहर महसूस हो रही थी। आखिरकार वो उठकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और आसमान की ओर देखने लगा। पूरा चांद चमक रहा था। उसकी रोशनी में संस्थान शांत
और सुंदर लग रहा था। लेकिन आर्यन को लग रहा था कि इस शांति के पीछे कोई बड़ा तूफान छिपा हुआ है। उसने मन ही मन प्रण लिया कि चाहे जो भी हो, वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और अपने परिवार, दोस्तों और संस्थान की रक्षा करेगा। उसे अभी नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी ये परीक्षा कितनी कठिन होने वाली है और कितने रिश्ते, विश्वास और भावनाएं इस आग की भट्टी में तपने वाली है। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी और वो गहरी नींद में चला गया, जबकि किस्मत उसके लिए अगला अध्याय लिखने में जुट चुकी थी। रात का सन्नाटा अब और गहरा हो चुका था। हिमगिरी साधना संस्थान पूरी तरह शांत था, जैसे हर कोना किसी अनजाने तूफान से पहले की शांति में डूबा हो। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे और उनकी सरसराहट किसी रहस्यमयी गीत जैसी लग रही थी। चांद की दूधिया रोशनी पत्थर की पगडंडियों पर बिखर रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सी ठंडक और बेचैनी छिपी हुई थी। आर्यन अपने कमरे में गहरी नींद में था, लेकिन उसकी नींद सामान्य नहीं थी। उसके सपनों में आग, बिजली और अंधेरे की परछाइयां घूम रही थी। वो खुद को एक विशाल मैदान में खड़ा देख रहा था, जहां चारों ओर लपटें उठ रही थी और सामने एक अनजान आकृति खड़ी थी, जिसका चेहरा धुएं में छिपा हुआ था। वो आकृति बार बार उसे अपनी ओर बुला रही थी, जैसे कह रही हो कि उसकी असली ताकत अभी जागी ही नहीं है। अचानक आर्यन घबराकर जाग उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। बाहर देखा तो अभी भी अंधेरा था, बस कहीं कहीं दियों और लैंप की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। उसने पानी पिया और फिर बिस्तर पर बैठकर कुछ देर तक अपने मन को संभालता रहा। उसे बार बार वही सपना याद आ रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी साधना अब सिर्फ अभ्यास नहीं रह गई है, बल्कि किसी बड़ी कहानी का हिस्सा बन चुकी है। उसे लग रहा था कि कोई शक्ति, कोई रहस्य धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश कर रहा है और वो उसे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसी समय संस्थान के मुख्य भवन में आचार्य देवेंद्रनाथ अपने कक्ष में बैठे हुए प्राचीन ग्रंथ पलट रहे थे। सामने जलता हुआ दीपक उनकी झुर्रियों भरी हथेलियों को रोशनी दे रहा था। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। हर पन्ने के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उन ग्रंथों में ज्वालात्मा शक्ति के बारे में विस्तार से लिखा था। उसमें बताया गया था कि जब ये शक्ति किसी योग्य व्यक्ति में जागती है, तो पहले उसके सपनों में संकेत आने लगते हैं, फिर उसकी भावनाएं अस्थिर होने लगती है और अंत में उसका भाग्य किसी बड़े संघर्ष की ओर मुड़ जाता है। देवेंद्रनाथ समझ गए थे कि आर्यन अब उसी रास्ते पर चल पड़ा है। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब और देर नहीं की जा सकती। सुबह होते ही वे आर्यन को अपने पास बुलाएंगे और उसे सच्चाई का एक हिस्सा बताएंगे, ताकि वो अंधेरे में भटक न जाए। उधर जंगल के बाहर स्थित पुराने मंदिर में बैठा रहस्यमयी व्यक्ति भी सक्रिय हो चुका था। उसने अपनी आंखें खोली और सामने जलते नीले दीपक को देखा। उसकी लौ अब पहले से ज्यादा तेज जल रही थी, जैसे किसी आने वाली हलचल का संकेत दे रही हो। उसने अपने शिष्यों को संकेत दिया और कहा कि समय करीब है। अब उन्हें हिमगिरी के आसपास अपनी गतिविधियां बढ़ानी होंगी। उसका लक्ष्य साफ था, आर्यन की शक्ति तक पहुंचना, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी चालें क्यों न चलनी पड़े। सुबह होने से पहले ही संस्थान में हलचल शुरू हो गई। पक्षियों की चहचहाहट, घंटियों की आवाज और छात्रों की हल्की हल्की बातचीत से वातावरण जीवंत होने लगा। आर्यन भी जल्दी उठ गया। रात के सपनों ने उसे बेचैन कर दिया था, इसलिए वो ताजी हवा लेने बाहर निकल आया। वो ध्यान उद्यान की ओर चला गया, जहां सुबह सुबह साधक ध्यान करते थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुछ वरिष्ठ छात्र पहले से ही साधना में लीन थे। उसने भी एक कोने में बैठकर आंखें बंद की और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। इस बार
उसकी अग्नि प्राण शक्ति पहले से ज्यादा स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई दीपक जल रहा हो, जो धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। लेकिन इस बार वो घबराया नहीं। उसने उस ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की, जैसा उसे सिखाया गया था। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा संतुलित है। ये एहसास उसे थोड़ा आत्मविश्वास देने लगा। तभी एक सेवक आया और उसने बताया कि आचार्य देवेंद्रनाथ उसे बुला रहे हैं। आर्यन का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसे अंदाजा हो गया था कि ये बुलावा सामान्य नहीं है। वो मुख्य भवन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे मानसी और अर्जुन मिले, जिन्होंने मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाया। आर्यन ने भी मुस्कुरा दिया, लेकिन भीतर कहीं डर और उत्सुकता दोनों थे। आचार्य के कक्ष में पहुंचकर उसने विनम्रता से प्रणाम किया। देवेंद्रनाथ ने उसे पास बैठने का इशारा किया और कुछ देर तक चुपचाप उसे देखते रहे, मानो उसकी आत्मा तक झांक रहे हों। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि अब आर्यन की साधना एक नए मोड़ पर आ चुकी है और आने वाले समय में उसे सामान्य प्रशिक्षण से कहीं ज्यादा कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने संकेत दिया कि उसकी शक्ति साधारण नहीं है और उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। आर्यन ध्यान से सुनता रहा। उसे पहली बार लगा कि अब वो सिर्फ एक साधारण छात्र नहीं रहा, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। आचार्य ने अंत में कहा कि जल्द ही उसे एक विशेष प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा, जिसमें उसकी मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक सीमाओं की परीक्षा होगी। यह सुनकर आर्यन का मन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वो पीछे नहीं हटेगा। कक्ष से बाहर निकलते समय उसकी आंखों में नई चमक थी। उसे अब साफ दिखने लगा था कि उसका रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यही रास्ता उसे उसकी असली पहचान तक ले जाएगा। दूर कहीं अंधेरे में छिपी शक्तियां भी इस बदलाव को महसूस कर चुकी थी और अब खेल धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने वाला था। सुबह की धूप अब हिमगिरी साधना संस्थान की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर फैल चुकी थी। सुनहरी किरणें पत्थर की इमारतों, ध्यान उद्यान और प्रशिक्षण मैदान पर ऐसे गिर रही थी जैसे प्रकृति खुद स्थान को आशीर्वाद दे रही हो। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके साथ ही एक नई ऊर्जा भी घुली हुई थी, जो हर साधक के भीतर उत्साह भर रही थी। आर्यन आचार्य देवेंद्रनाथ के कक्ष से निकलने के बाद काफी देर तक चुपचाप पत्थर की पगडंडी पर चलता रहा। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। विशेष प्रशिक्षण, असाधारण शक्ति, कठिन परीक्षाएं, ये शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना तय था कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहने वाला। वो ध्यान उद्यान के पास बनी झील के किनारे आकर रुक गया। पानी एकदम साफ था, जिसमें आसमान और पहाड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही थी। उसने झील में अपना प्रतिबिंब देखा और मन ही मन सोचा कि क्या वो सच में इस रास्ते के लिए तैयार है। एक साधारण परिवार से आने वाला वो लड़का, जो कभी सिर्फ अच्छे जीवन का सपना देखता था, अब किसी रहस्यमयी शक्ति का वाहक बन चुका था। उसी समय पीछे से मानसी और अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दोनों के चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी, लेकिन आज उनकी आंखों में हल्की सी चिंता भी झलक रही थी। मानसी ने हंसते हुए कहा कि आचार्य ने क्या कहा, आज से आर्यन की चाल में ही कुछ अलगसा आत्मविश्वास दिख रहा है। अर्जुन ने मजाक करते हुए जोड़ा कि कहीं वो अगला महान साधक बनने वाला तो नहीं है। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और उन्हें संक्षेप में बताया कि आचार्य ने उसे विशेष प्रशिक्षण के लिए चुने जाने की बात कही है। ये सुनकर दोनों थोड़ी देर चुप हो गए। मानसी ने धीरे से कहा कि ये तो गर्व की बात है, लेकिन इसके साथ खतरे भी आते हैं। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा कि अब उन्हें और ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि संस्थान में हर कोई दोस्त नहीं होता। आर्यन ये बात समझता था। पिछले कुछ दिनों में उसने महसूस किया था कि कुछ वरिष्ठ शिष्य उसे अजीब नजरों से देखने लगे हैं। कुछ में ईर्ष्या थी, कुछ में जिज्ञासा
और कुछ में छिपी हुई दुश्मनी। थोड़ी देर बाद संस्थान के बड़े प्रांगण में घंटी बजी, जो सभी छात्रों को एकत्र होने का संकेत थी। आज विशेष सभा रखी गई थी। आर्यन, मानसी और अर्जुन भी बाकी छात्रों के साथ वहां पहुंचे। प्रांगण में सैकड़ों साधक कतारों में खड़े थे। सामने ऊंचे मंच पर आचार्य देवेंद्रनाथ के साथ कई वरिष्ठ गुरु बैठे थे। वातावरण में गंभीरता थी, जैसे कोई महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली हो। कुछ देर बाद आचार्य उठे और गहरी आवाज में बोले कि आने वाले दिनों में संस्थान एक विशेष साधना अभियान शुरू करने जा रहा है। इसमें केवल चुनिंदा शिष्यों को भाग लेने का अवसर मिलेगा। ये अभियान नीलकंठ घाटी में आयोजित होगा, जो संस्थान से काफी दूर घने जंगलों और खतरनाक जीवों से भरा क्षेत्र है। उन्होंने बताया कि वहां प्राकृतिक ऊर्जा अत्यंत प्रबल है, जो साधना के लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन जरा सी लापरवाही जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए केवल वही शिष्य चुने जाएंगे जो मानसिक और शारीरिक रूप से इसके लिए तैयार हों। ये सुनते ही पूरे प्रांगण में हलचल मच गई। कई छात्रों की आंखों में उत्साह था, तो कई के चेहरे पर डर। नीलकंठ घाटी का नाम सभी ने सुना था, लेकिन बहुत कम लोग वहां से सुरक्षित लौटे थे। आचार्य ने आगे कहा कि चयन प्रक्रिया आज से ही शुरू होगी और इसमें कई चरण होंगे। पहला चरण शारीरिक और ऊर्जा आधारित परीक्षा होगी, दूसरा चरण मानसिक संतुलन की परीक्षा और तीसरा चरण वास्तविक युद्ध अभ्यास। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि यही वही विशेष प्रशिक्षण है जिसकी बात आचार्य ने की थी। उसके भीतर उत्साह और डर दोनों एक साथ उमड़ पड़े। सभा समाप्त होने के बाद सभी छात्र अपने अपने समूह में चर्चा करने लगे। कुछ लोग रणनीति बनाने लगे, कुछ डर के कारण पीछे हटने की बात करने लगे। आर्यन अपने दोस्तों के साथ प्रशिक्षण मैदान की ओर चला गया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ वरिष्ठ छात्र आपस में फुसफुसा रहे थे और बार बार उसकी ओर देख रहे थे। उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने अनदेखा करने का फैसला किया। मैदान में पहुंचकर उसने अपना अभ्यास शुरू किया। उसने ध्यान, श्वास नियंत्रण और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान दिया। आज उसकी साधना पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी। उसे लग रहा था कि उसके भीतर की अग्नि प्राण शक्ति अब ज्यादा स्थिर और नियंत्रित हो रही है। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने नजर उठाई तो देखा कि एक लंबा, गंभीर चेहरे वाला छात्र दूर खड़ा उसे घूर रहा है। ये वही छात्र था जिसका नाम विक्रम था, जो अपने घमंड और कठोर स्वभाव के लिए जाना जाता था। विक्रम को लगता था कि आर्यन बिना ज्यादा मेहनत किए ही आचार्यों की नजर में आ गया है, और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो चयन परीक्षा में आर्यन को नीचा दिखाकर ही रहेगा। शाम होते होते संस्थान में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। हर कोई आने वाली परीक्षा के बारे में सोच रहा था। आर्यन अपने कमरे में लौटा तो थकान के बावजूद उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने खिड़की से बाहर अंधेरे पहाड़ों को देखा और मन ही मन सोचा कि नीलकंठ घाटी में उसका क्या इंतजार कर रहा होगा। क्या वो वहां अपनी सीमाएं तोड़ पाएगा या ये रास्ता उसे तोड़ देगा? उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि चाहे जो भी हो, वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अब ये सिर्फ उसकी साधना नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान, दोस्तों और परिवार की उम्मीदों का सवाल बन चुका था। दूर कहीं अंधेरे में छिपी शक्तियां भी इस अभियान की तैयारी महसूस कर रही थी और उनके मन में भी अपनी अपनी योजनाएं आकार लेने लगी थी। आने वाले दिन आर्यन और उसके साथियों के लिए निर्णायक साबित होने वाले थे। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। हिमगिरी साधना संस्थान के चारों ओर फैली पहाड़ियां अंधेरे में डूब चुकी थी। केवल कुछ दीपकों की मध्यम रोशनी ही रास्तों और भवनों को पहचानने लायक बना रही थी। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और पेड़ों की पत्तियां हल्की सरसराहट के साथ रहस्यमयी माहौल बना रही थी। आर्यन अपने कमरे में चुपचाप बिस्तर पर बैठा था। उसके सामने छोटी सी मेज पर साधना की किताबें खुली पड़ी थी।
लेकिन उसका मन उनमें बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान नीलकंठ घाटी, चयन परीक्षा और विक्रम की घूरती निगाहों की ओर चला जाता था। वो जानता था कि आगे की राह आसान नहीं होगी। उसने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे सांसों को नियंत्रित करने लगा। जैसे ही उसने ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया, उसे अपने भीतर हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। अग्नि प्राण शक्ति फिर से सक्रिय होने लगी थी। वो शक्ति अब पहले जैसी बेकाबू नहीं थी, बल्कि एक शांत नदी की तरह उसके शरीर में बह रही थी। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे उसके चारों ओर नीली और सुनहरी रोशनी की हल्की सी परत बन रही हो। यह संकेत था कि उसकी ऊर्जा स्थिर हो रही है। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो समझ गया कि पिछले कुछ दिनों का परिश्रम बेकार नहीं गया। उसी समय बाहर गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आर्यन ने ध्यान तोड़ा और दरवाजा खोला। सामने मानसी खड़ी थी। उसके हाथ में 2 कप गर्म जड़ी बूटी की चाय थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि सोचा थोड़ा साथ बैठेंगे, क्योंकि आज किसी को भी नींद नहीं आ रही होगी। आर्यन ने उसे अंदर आने दिया। दोनों खिड़की के पास बैठ गए। बाहर पहाड़ों के ऊपर चांद निकल आया था, जिसकी रोशनी घाटी पर फैल रही थी। मानसी ने धीरे से कहा कि उसे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन उससे ज्यादा उत्साह है। वो चाहती है कि वो भी इस अभियान में चुनी जाए और खुद को साबित कर सके। आर्यन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो जरूर सफल होगी, क्योंकि उसमें मेहनत और धैर्य दोनों है। फिर उसने अपनी चिंता साझा की कि विक्रम और उसके जैसे लोग शायद निष्पक्ष खेल नहीं खेलेंगे। मानसी ने गंभीर होकर कहा कि संस्थान में राजनीति और ईर्ष्या नई बात नहीं है, लेकिन सच्ची ताकत अंत में ही जीतती है। दोनों देर तक बातें करते रहे, कभी भविष्य की योजनाओं पर, कभी अपने परिवारों की यादों पर, तो कभी पुराने दिनों की मस्ती पर। इस बातचीत ने आर्यन के मन का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया। कुछ देर बाद मानसी वापस अपने कमरे की ओर चली गई। आर्यन फिर से अकेला रह गया, लेकिन अब उसका मन पहले से शांत था। उसने फिर से ध्यान में बैठने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका ध्यान भीतर नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया पर था। उसे लग रहा था कि आने वाला समय उसकी परीक्षा लेने वाला है। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ ही संस्थान में हलचल शुरू हो गई। आज पहला चयन चरण था। सभी उम्मीदवारों को प्रशिक्षण मैदान में इकट्ठा होना था। आर्यन जल्दी उठकर स्नान करके साधारण सफेद वस्त्र पहनकर मैदान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कई छात्र पहले से ही वहां मौजूद थे। कुछ लोग आत्मविश्वास से भरे थे, कुछ घबराए हुए और कुछ अत्यधिक तनाव में। मैदान के बीचों बीच एक विशाल गोल मंच बनाया गया था, जिसके चारों ओर ऊर्जा स्तंभ लगाए गए थे। वरिष्ठ गुरु और निरीक्षक ऊंचे मंच पर बैठ चुके थे। आचार्य देवेंद्रनाथ ने आगे बढ़कर बताया कि पहला चरण ऊर्जा सहनशीलता परीक्षा है। इसमें प्रत्येक शिष्य को ऊर्जा स्तंभों के बीच खड़ा होकर अपनी आंतरिक शक्ति को संतुलित रखना होगा। जो संतुलन खो देगा वो बाहर हो जाएगा। परीक्षा शुरू होते ही मैदान में अजीब कंपन फैल गया। स्तंभों से नीली और लाल ऊर्जा तरंगे निकलने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की अग्नि शक्ति को नियंत्रित करने लगा। शुरू में उसे हल्का दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके कंधों पर रख दिया गया हो। लेकिन उसने मन को स्थिर रखा। पास ही विक्रम भी खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी हुई बेचैनी भी साफ दिख रही थी। वो अपनी शक्ति को जबरदस्ती बाहर निकाल रहा था, जिससे ऊर्जा असंतुलित हो रही थी। कुछ ही मिनटों में कई छात्र घुटनों के बल गिर गए। कुछ बेहोश हो गए तो कुछ डर के कारण पीछे हट गए। मैदान से बाहर जाते हुए उनके चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। आर्यन अब भी डटा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसके चारों ओर ऊर्जा की दीवार बन गई है। अग्नि शक्ति उसके शरीर को भीतर से गर्म रख रही थी, जबकि बाहरी दबाव को संतुलित कर रही थी।
मानसी भी कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वो किसी तरह खुद को संभाले हुए थी। करीब आधे घंटे बाद ऊर्जा तरंगे धीरे धीरे शांत होने लगी। आचार्य ने हाथ उठाकर परीक्षा समाप्त होने का संकेत दिया। मैदान में अब केवल लगभग आधे छात्र ही खड़े रह पाए थे। बाकी या तो बाहर हो चुके थे या असफल हो गए थे। आर्यन ने राहत की सांस ली। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन भीतर संतोष था। उसने पहला कदम पार कर लिया था। विक्रम भी पास में खड़ा था, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो जानता था कि उसने बहुत ज्यादा ताकत झोंक दी है। आचार्य देवेंद्रनाथ ने बचे हुए छात्रों को देखा और गंभीर स्वर में कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगला चरण इससे कहीं अधिक कठिन होगा। आर्यन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन खुद से वादा किया कि वह चाहे जितनी भी मुश्किल आए, पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अब ये केवल परीक्षा नहीं, बल्कि उसके सपनों और भविष्य की लड़ाई बन चुकी थी। ऊर्जा, सहनशीलता, परीक्षा समाप्त होने के बाद मैदान में एक अजीब सी शांति छा गई थी। जो छात्र असफल हो चुके थे, वे धीरे धीरे सिर झुकाए बाहर जा रहे थे, जबकि जो बचे थे उनके चेहरों पर थकान के साथ साथ गर्व और उम्मीद की चमक भी दिखाई दे रही थी। हवा में अभी भी हल्की सी ऊर्जा की गूंज बाकी थी, मानो परीक्षा की कठोरता को याद दिला रही हो। आर्यन अपने स्थान पर खड़ा गहरी सांस ले रहा था। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन भीतर एक अजीब सा सुकून था। उसने खुद को संभाल लिया था और यह बात उसके आत्मविश्वास को और मजबूत कर रही थी। उसने पास ही खड़ी मानसी की ओर देखा, जो थकी हुई होने के बावजूद मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में यह साफ झलक रहा था कि वो खुद पर गर्व महसूस कर रही है। कुछ देर बाद निरीक्षक शिष्यों को समूह में बांटने लगे। पहले चरण में सफल हुए सभी छात्रों को अलग अलग पंक्तियों में खड़ा किया गया। आचार्य देवेंद्रनाथ ने बताया कि अगला चरण मानसिक और आत्मिक संतुलन की परीक्षा होगा, जिसमें केवल शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी परीक्षा ली जाएगी। ये सुनते ही कई छात्रों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। शारीरिक शक्ति को प्रशिक्षित करना आसान था, लेकिन मन को नियंत्रित करना कहीं अधिक कठिन माना जाता था। आर्यन भी ये जानता था कि ये परीक्षा शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। थोड़ी देर बाद सभी को संस्थान के पीछे स्थित ध्यान वन की ओर ले जाया गया। ये एक घना जंगल था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती छोटी नदियां और रहस्यमयी चट्टानें थी। कहा जाता था कि इस जंगल में प्राकृतिक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कमजोर मन वाले लोग उसमें रास्ता भटक जाते हैं। जब सभी छात्र जंगल के भीतर पहुंचे तो वातावरण अचानक बदल गया। बाहर की दुनिया का शोर यहां तक नहीं पहुंच रहा था। केवल पक्षियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और बहती हवा की ध्वनि सुनाई दे रही थी। आचार्य ने बताया कि हर छात्र को जंगल में अलग अलग स्थान पर बैठकर ध्यान करना होगा। इस दौरान उनके मन में तरह तरह के भ्रम, डर और इच्छाएं उत्पन्न होंगी। जो व्यक्ति इन सब पर काबू पा लेगा, वही इस चरण में सफल माना जाएगा। आर्यन को एक ऊंचे पेड़ के पास बैठने का स्थान मिला। वो धीरे से जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हवा ठंडी थी और शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसके मन में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। उसे अचानक अपने बचपन के दृश्य दिखाई देने लगे, जब वो कमजोर था और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसे अपने परिवार की चिंता, भविष्य का डर और असफल होने की आशंका घेरने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य आवाज उससे कह रही हो कि वो कभी सफल नहीं होगा, कि वो हमेशा दूसरों से पीछे ही रहेगा। ये आवाज धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। आर्यन ने अपने दांत भींच लिए। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि ये सब केवल भ्रम है।
उसने अपने भीतर की अग्नि शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। वो गर्माहट जो उसे हमेशा ताकत देती थी, धीरे धीरे फिर से जागने लगी। उसी समय उसे लगा जैसे उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी है जो उसी की तरह दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। वो आकृति उसे ताने मार रही थी, उसके डर को और बढ़ा रही थी। आर्यन ने मन ही मन खुद से कहा कि ये उसका ही डर है, उसका ही कमजोर पक्ष है जिसे उसे हराना होगा। उसने आंखें और कसकर बंद की और ध्यान को सांसों पर केंद्रित कर लिया। धीरे धीरे वो आकृति धुंधली होने लगी और फिर गायब हो गई। उसके मन में फैल रहा अंधेरा कम होने लगा। उसकी जगह एक स्थिर और शांत भावना ने ले ली। दूसरी ओर जंगल के एक कोने में मानसी भी अपने संघर्ष से गुजर रही थी। उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी, उनके सपनों की याद, और ये डर कि अगर वो असफल हो गई तो उन्हें निराशा होगी। उसकी आंखों से अनजाने में आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और मन को मजबूत किया। विक्रम का हाल अलग था। वो अपने भीतर के अहंकार और गुस्से से लड़ रहा था। उसे बार बार ये महसूस हो रहा था कि वो सबसे बेहतर है और अगर वो हार गया तो ये उसकी बेइज्जती होगी। यही सोच उसे असंतुलित कर रही थी। जंगल में कई छात्र अपने अपने भ्रम में उलझ गए थे। कुछ चीखने लगे, कुछ बेहोश हो गए और कुछ डर के मारे ध्यान तोड़कर भाग खड़े हुए। लगभग 1 घंटे बाद आकाश में हल्की घंटी की आवाज गूंजी, जो परीक्षा समाप्त होने का संकेत थी। धीरे धीरे छात्रों को जंगल से बाहर बुलाया गया। जब आर्यन ने आंखें खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी लंबी लड़ाई से निकल कर आया हो। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो धीरे धीरे उठकर बाहर की ओर चला। रास्ते में उसने देखा कि कई चेहरे गायब थे। बहुत से छात्र इस चरण में ही बाहर हो चुके थे। मैदान में पहुंचने पर आचार्य देवेंद्रनाथ ने बचे हुए छात्रों को देखा और संतोष भरी निगाह से सिर हिलाया। उन्होंने बताया कि जो इस चरण को पार कर गया है वही वास्तव में आगे बढ़ने के योग्य है। आर्यन ने आकाश की ओर देखा। सूरज ढल रहा था और उसकी किरणें सुनहरी रंग बिखेर रही थी। उसे महसूस हुआ कि हर परीक्षा के साथ वो केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि अधिक परिपक्व भी हो रहा है। अब वो जानता था कि उसकी राह आसान नहीं है, लेकिन उसका मन अब पहले से कहीं ज्यादा अडिग हो चुका था। अगले चरण में क्या होगा ये वो नहीं जानता था, लेकिन एक बात तय थी कि वो हार मानने वालों में से नहीं होगा। ध्यान वन की परीक्षा समाप्त होने के बाद जब सभी बचे हुए शिष्य मुख्य मैदान में लौटे तो आसमान पूरी तरह लालिमा से भर चुका था। सूर्य पहाड़ियों के पीछे धीरे धीरे छिप रहा था और उसकी आखिरी किरणें पूरे आश्रम को सुनहरे रंग में रंग रही थी। हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी, जो दिन भर की थकान को और गहराई से महसूस करा रही थी। हर छात्र के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। किसी के चेहरे पर संतोष, किसी पर राहत, तो किसी पर अभी भी भय की छाया। आर्यन मैदान के एक कोने में बैठ गया। उसका शरीर भारी लग रहा था, जैसे किसी ने भीतर से सारी ऊर्जा निचोड़ ली हो। फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी दृढ़ता जाग चुकी थी। ध्यान वन में उसने जो कुछ देखा और महसूस किया था वो उसके जीवन का सबसे कठिन अनुभवों में से एक था। उसने पहली बार अपने डर, असुरक्षा और आत्मसंदेह का सामना किया था और उन्हें पराजित किया था। मानसी धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन आंखों में चमक बाकी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि यह परीक्षा तो शरीर से ज्यादा मन की लड़ाई थी, और उसे लगा जैसे उसने खुद को पहले से कहीं ज्यादा समझ लिया हो। आर्यन ने भी सहमति में सिर हिलाया। वो जानता था कि आज के बाद वे दोनों पहले जैसे नहीं रहे। कुछ दूरी पर विक्रम खड़ा था। वो शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी साफ झलक रही थी। ध्यान वन में उसे अपने अहंकार का सामना करना पड़ा था
और ये अनुभव उसके लिए बेहद कड़वा रहा था। अब वो समझने लगा था कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि मन की स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है। थोड़ी देर बाद सभी शिष्यों को सभा कक्ष में बुलाया गया। ये एक विशाल पत्थर का भवन था, जिसकी दीवारों पर पुराने योद्धाओं और साधकों की चित्रकारी बनी हुई थी। अंदर प्रवेश करते ही वातावरण गंभीर और रहस्यमय लगने लगा। मशालों की रोशनी में पूरा कक्ष किसी प्राचीन मंदिर जैसा प्रतीत हो रहा था। सभी छात्र अपने अपने स्थान पर बैठ गए। कुछ ही क्षणों बाद आचार्य देवेंद्रनाथ, आचार्य नरेश और अन्य वरिष्ठ गुरु वहां पहुंचे। उनके आते ही पूरा कक्ष शांत हो गया। हर कोई जानता था कि अब आगे की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आचार्य देवेंद्रनाथ ने गंभीर स्वर में बताया कि अब तक की परीक्षाएं केवल शुरुआत थी। असली प्रशिक्षण अब शुरू होगा, जहां शिष्यों को वास्तविक युद्ध, रहस्यमयी क्षेत्रों और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो यहां तक पहुंचे हैं वे साधारण नहीं हैं, लेकिन आगे का रास्ता और भी कठिन होगा। फिर उन्होंने घोषणा की कि अगले चरण में सभी बचे हुए शिष्यों को शक्ति स्तंभ घाटी में भेजा जाएगा। यह स्थान संस्थान से काफी दूर था और वहां प्राकृतिक ऊर्जा बेहद अस्थिर मानी जाती थी। वहां अभ्यास करते समय जरा सी गलती जानलेवा साबित हो सकती थी। ये सुनते ही कक्ष में हलचल मच गई। कई छात्रों ने उस घाटी के बारे में केवल कहानियां सुनी थी, जिनमें बताया जाता था कि वहां कमजोर साधक कभी लौटकर नहीं आते। आर्यन का दिल भी थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। आचार्य ने आगे बताया कि यह प्रशिक्षण केवल व्यक्तिगत नहीं होगा, बल्कि समूह में किया जाएगा। छात्रों को टीम बनाकर रहना होगा, एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और मिलकर चुनौतियों का सामना करना होगा। यही परीक्षा असली मित्रता और नेतृत्व को जन्म देगी। इसके बाद समूह की घोषणा की गई। आर्यन, मानसी और विक्रम को एक ही दल में रखा गया। जब आर्यन ने यह सुना तो उसे हल्की राहत महसूस हुई। मानसी पर उसे भरोसा था और विक्रम के साथ हालांकि मतभेद थे, फिर भी वो जानता था कि विक्रम एक कुशल योद्धा है। सभा समाप्त होने के बाद सभी छात्र अपने अपने निवास की ओर लौटने लगे। रात गहराने लगी थी और आसमान में तारे झिलमिलाने लगे थे। आर्यन अपने कमरे की ओर चलते हुए सोच रहा था कि उसका जीवन कितनी तेजी से बदल रहा है। कुछ महीने पहले वो एक साधारण लड़का था और आज वो ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जहां हर कदम पर खतरा था। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दीपक जलाया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी हथेली को देखा, जिसमें अब पहले से कहीं अधिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने चौथे स्तर की सीमा को पार किया था और कैसे दिव्य अग्नि शक्ति उसके भीतर बह रही थी। वो जानता था कि यह शक्ति एक वरदान है, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी। अगर वो इसे नियंत्रित नहीं कर पाया तो यही शक्ति उसे नष्ट भी कर सकती थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मानसी और विक्रम अंदर आए। तीनों ने मिलकर अगले प्रशिक्षण के बारे में चर्चा की। मानसी ने कहा कि वे एक दूसरे की कमजोरियों को समझेंगे और मिलकर उन्हें सुधारेंगे। विक्रम ने भी पहली बार बिना घमंड के बात की और कहा कि वो अब अकेले सब कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। आर्यन को यह सुनकर अच्छा लगा। उसे लगा कि शायद यही असली शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा की जिसमें केवल ताकत नहीं बल्कि दोस्ती और विश्वास भी जरूरी होंगे। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर हवा धीरे धीरे पेड़ों से टकरा रही थी। आर्यन खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था कि शक्ति स्तंभ घाटी में उसका क्या इंतजार कर रहा है। उसे डर भी लग रहा था और उत्साह भी। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए वो पीछे नहीं हटेगा। उसका लक्ष्य अब केवल खुद को मजबूत बनाना नहीं था, बल्कि उन लोगों की रक्षा करना भी था जिन्हें वो अपना मानता था। इसी विचार के साथ वो नींद की गहराई में चला गया, ये जाने बिना कि अगला दिन
उसके जीवन की सबसे खतरनाक परीक्षाओं में से एक लेकर आने वाला है। अगली सुबह हिमगिरी साधना संस्थान में असामान्य हलचल थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन प्रांगण में हल्की धुंध के बीच शिष्यों की कतारें बन चुकी थी। हवा में ठंडक थी, पर उस ठंडक के भीतर एक अलग तरह की तपिश छिपी थी, आने वाली परीक्षा की तपिश। शक्ति स्तंभ घाटी की ओर प्रस्थान आज ही होना था। आर्यन ने कमर पर अपना साधारण अस्त्र बांधा, कंधे पर हल्का सामान टांगा और प्रांगण में आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन हल्की बेचैनी जरूर थी। वो जानता था कि अब तक की परीक्षाएं केवल तैयारी थी, असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। उसके भीतर अग्नि प्राण की ऊर्जा स्थिर थी, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सावधान रहने की चेतावनी दे रही हो। मानसी उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि आज का दिन यादगार होने वाला है, चाहे जैसा भी बीते। उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन भीतर कहीं डर भी छिपा था। विक्रम कुछ दूरी पर खड़ा था, पर अब उसकी निगाहों में पहले जैसा अहंकार नहीं था। ध्यान वन की परीक्षा ने उसे भीतर से थोड़ा बदल दिया था। उसने आर्यन की ओर देखा और बस सिर हिलाया, जैसे बिना शब्दों के एक समझौता हो गया हो। अब वे प्रतिद्वंद्वी नहीं, एक ही दल के सदस्य थे। कुछ ही देर में आचार्य देवेंद्रनाथ और अन्य गुरु मंच पर आए। उनके पीछे 6 वरिष्ठ योद्धा खड़े थे, जिनके चेहरे कठोर और अनुभव से भरे हुए थे। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा कि शक्ति स्तंभ घाटी कोई साधारण स्थान नहीं है। वहां की ऊर्जा असंतुलित है, और जो भीतर से अस्थिर होगा वो वहां टिक नहीं पाएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये केवल शक्ति की परीक्षा नहीं, बल्कि संयम और विश्वास की भी परीक्षा है। इसके बाद शिष्यों को समूह में आगे बढ़ने का संकेत दिया गया। शक्ति स्तंभ घाटी संस्थान से लगभग 2 कोस दूर थी। रास्ता उबड़ खाबड़ था, चारों ओर घने पेड़ और चट्टानें थी। चलते समय केवल पैरों की आहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ वातावरण और भारी होता जा रहा था। घाटी के पास पहुंचते ही सभी रुक गए। सामने एक विशाल पत्थरीला क्षेत्र था, जिसके बीचों बीच 5 ऊंचे पत्थर के स्तंभ खड़े थे। उन स्तंभों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी और हवा में एक कंपन सा महसूस हो रहा था। यह स्थान सचमुच साधारण नहीं था। यहाँ की हवा भारी थी, जैसे हर सांस के साथ शरीर पर दबाव बढ़ रहा हो। आचार्य ने समझाया कि इन स्तंभों के बीच खड़े होकर साधना करनी होगी। हर स्तंभ अलग प्रकार की ऊर्जा छोड़ता है। एक भय उत्पन्न करता है, दूसरा क्रोध, तीसरा मोह, चौथा भ्रम और 5वां अहंकार। जो इन सब पर विजय पालेगा वही आगे बढ़ सकेगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने दल के साथ पहले स्तंभ की ओर बढ़ा। जैसे ही वो स्तंभ के निकट पहुंचा, उसके कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी आवाज उसे उसके अतीत की कमजोरियों की याद दिला रही हो। उसके सामने बचपन के दृश्य उभर आए, उपेक्षा, अपमान और अकेलापन। उसके भीतर एक क्षण के लिए डर की लहर उठी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन अग्नि प्राण को जागृत किया। धीरे धीरे उसके भीतर गर्माहट फैलने लगी। डर की वो परछाई हल्की पड़ने लगी। उसने खुद से कहा कि अतीत उसकी पहचान नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति का स्रोत है। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, स्तंभ की ऊर्जा कमजोर पड़ने लगी। दूसरे स्तंभ के पास पहुंचते ही वातावरण अचानक बदल गया। उसके भीतर क्रोध की लहर उठी। उसे करण और रोहित की याद आई, वो अपमान जो उसने झेला था। उसके हाथ अनायास ही कस गए। एक पल को उसे लगा कि वो सब कुछ जला देना चाहता है, पर तभी उसे आचार्य के शब्द याद आए कि शक्ति तभी पवित्र है जब वो नियंत्रित हो। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी और अपने क्रोध को स्वीकार कर उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ क्षण बाद वो लहर भी शांत हो गई। तीसरे स्तंभ के पास मोह की परीक्षा थी। उसे अपने परिवार,
अपने घर की याद आई। एक पल को मन हुआ कि सब छोड़कर वापस चला जाए, सुरक्षित जीवन जी ले। पर उसने समझ लिया कि भागना समाधान नहीं है। उसने अपनी आंखें खोली और दृढ़ता से आगे बढ़ गया। मानसी भी अपने संघर्ष से गुजर रही थी। उसके चेहरे पर तनाव था, पर उसकी आंखों में जिद थी। विक्रम की स्थिति अलग थी। वो बार बार संतुलन खो रहा था, क्योंकि उसका अहंकार उसे भीतर से विचलित कर रहा था। आर्यन ने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा, जैसे मौन में उसे सहारा दे रहा हो। चौथे और पांचवें स्तंभ की ऊर्जा और भी तीव्र थी। भ्रम और अहंकार की लहरें मन को डगमगाने लगी। आर्यन को लगा जैसे उसके सामने उसका ही एक रूप खड़ा है, जो कह रहा है कि वो सबसे श्रेष्ठ है, उसे किसी की जरूरत नहीं। ये सबसे खतरनाक परीक्षा थी। उसने समझ लिया कि यही वो जाल है जिसमें कई साधक फंस जाते हैं। उसने अपनी मुट्ठियां ढीली की और मन ही मन स्वीकार किया कि वो अभी सीखने की अवस्था में है, पूर्ण नहीं है। जैसे ही ये विचार आया, स्तंभ की ऊर्जा कमजोर पड़ गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया। जब परीक्षा समाप्त हुई तो घाटी में अजीब सी शांति छा गई। कई शिष्य थककर जमीन पर बैठ गए थे, कुछ असफल होकर पीछे हट गए थे। आर्यन, मानसी और विक्रम अभी भी खड़े थे। उनकी सांसें तेज थी, पर उनकी आंखों में दृढ़ता थी। आचार्य देवेंद्रनाथ ने दूर से ये सब देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्हें समझ आ गया कि ये दल केवल शक्ति से नहीं, बल्कि संतुलन से आगे बढ़ रहा है। लेकिन घाटी के दूर छोर पर एक छाया चट्टानों के पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। उसने मन ही मन सोचा कि अब खेल और रोचक होगा। आर्यन अभी केवल परीक्षा से गुजर रहा है, असली चुनौती तो अभी बाकी है। घाटी की हवा और ठंडी हो गई। सूरज ढलने लगा और आर्यन को पहली बार महसूस हुआ कि ये यात्रा केवल शुरुआत है और आने वाले कदम शायद उससे कहीं अधिक कठिन होंगे जितना उसने सोचा था। शक्ति स्तंभ घाटी में सूर्य अब धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा था। नीली रोशनी छोड़ने वाले पत्थर के स्तंभों की चमक पहले से मंद हो चुकी थी, लेकिन वातावरण में फैली रहस्यमय ऊर्जा अब भी उतनी ही भारी थी। हवा में अजीब सी कंपन थी, मानो घाटी अभी भी शिष्यों की भावनाओं को सोख रही हो। आर्यन जमीन पर बैठा गहरी सांसें ले रहा था। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और पूरे शरीर में थकान फैल चुकी थी। फिर भी उसके भीतर एक अनोखी संतुष्टि थी। उसने पहली बार महसूस किया था कि वो सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं, बल्कि अपने मन के संतुलन से भी आगे बढ़ सकता है। मानसी उसके पास बैठ गई। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने हल्के स्वर में कहा कि उसे कभी अंदाजा नहीं था कि भीतर के डर और इच्छाएं इतनी भयानक हो सकती है। आर्यन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मानो बिना बोले ये मान रहा हो कि ये परीक्षा बाहर से ज्यादा अंदर की थी। कुछ दूरी पर विक्रम अकेला खड़ा था। वो बार बार अपनी मुट्ठियों को देख रहा था, जैसे अभी भी अपने भीतर उठे अहंकार से लड़ रहा हो। उसकी सांसों में हल्की घबराहट थी। उसके चेहरे पर अपराध बोध की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। वो जानता था कि अगर आर्यन ने समय पर उसे संकेत न दिया होता तो शायद वो उस स्तंभ में फंस ही जाता। थोड़ी देर बाद आचार्य देवेंद्रनाथ धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके साथ 2 वरिष्ठ गुरु भी थे। उन्होंने सभी शिष्यों पर नजर डाली और गंभीर स्वर में बताया कि पहली परीक्षा यहीं समाप्त नहीं होती। ये केवल द्वार था, असली मार्ग अभी खुलना बाकी है। उन्होंने बताया कि घाटी के भीतर एक और क्षेत्र है जिसे प्रतिध्वनि वन कहा जाता है, जहां मन और आत्मा की ऊर्जा आपस में टकराती है। ये सुनते ही कई शिष्यों के चेहरे उतर गए। वे सोच रहे थे कि ये परीक्षा यही खत्म हो जाएगी, लेकिन अब उन्हें और आगे जाना था। कुछ लोग थकान से कांप रहे थे, तो कुछ की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आचार्य ने इशारा किया
और सभी को आगे बढ़ने का आदेश दिया। घाटी के पीछे एक संकरा रास्ता था जो घने जंगल की ओर जाता था। रास्ता इतना तंग था कि एक समय में केवल 2 लोग ही साथ चल सकते थे। चारों ओर ऊंची चट्टानें थी जिनसे टपकता पानी जमीन पर छोटी छोटी धाराएं बना रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वातावरण बदलने लगा। हवा में नमी बढ़ गई और पेड़ों के बीच से हल्की सी हरी रोशनी झलकने लगी। ये प्रतिध्वनि वन की शुरुआत थी। यहां की हर पत्ती, हर शाखा में ऊर्जा का संचार था। हल्की सी आवाज भी कई गुना होकर लौट आती थी। आर्यन को पहली बार इस जगह पर कदम रखते ही अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके विचार बाहर गूंज रहे हों। जब उसके मन में कोई आशंका आती तो आसपास से वैसी ही आवाजें लौट कर आती। ये जगह मानो मन का आईना थी। मानसी भी ये महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे उसके भीतर की उलझनें हवा में तैर रही हों। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई पुरानी याद सामने आ जाती। कुछ देर बाद वन के बीचों बीच एक खुला मैदान दिखाई दिया। वहां जमीन पर चमकदार नीले और हरे रंग की रेखाएं बनी हुई थी, जैसे किसी ने ऊर्जा से चित्र बना दिए हों। आचार्य ने बताया कि यही प्रतिध्वनि केंद्र है। यहां हर शिष्य को अपनी आंतरिक ऊर्जा को बाहर प्रकट करना होगा। उन्होंने समझाया कि यहां कोई भी झूठ, कोई भी बनावटी साहस काम नहीं आएगा। जो जैसा भीतर है वही बाहर दिखाई देगा। पहले कुछ शिष्यों को आगे बुलाया गया। जैसे ही वे उस केंद्र में खड़े हुए, उनके चारों ओर ऊर्जा का घेरा बनने लगा। किसी के चारों ओर हल्की रोशनी थी तो किसी के चारों ओर अंधेरे जैसे बादल मंडराने लगे। कुछ लोग डर के मारे वहीं बैठ गए क्योंकि उनकी कमजोरियां खुलकर सामने आ रही थी। आर्यन ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके भीतर हल्का सा डर जागा कि कहीं उसकी अंदरूनी पीड़ा और गुस्सा बाहर ना आ जाए। लेकिन उसने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। जब उसका नंबर आया, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने केंद्र में कदम रखा, जमीन की रेखाएं तेज चमकने लगी। उसके चारों ओर हल्की लाल और सुनहरी आभा फैलने लगी। ये उसकी अग्नि प्राण ऊर्जा का संकेत था। पर अचानक उस रोशनी के बीच गहरे नीले रंग की परछाइयां उभर आई। ये उसकी पुरानी पीड़ा, अकेलापन और अपमान की स्मृतियां थी। कुछ शिष्य फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा कि आर्यन अभी भी कमजोर है। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। उसने उन परछाइयों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार किया। उसने मन ही मन कहा कि यही उसका अतीत है और यही उसे मजबूत बनाता है। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, नीली परछाइयां धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदलने लगी। पूरा मैदान कुछ क्षण के लिए चमक उठा। आचार्य देवेंद्रनाथ की आंखों में आश्चर्य और संतोष दोनों थे। उन्होंने समझ लिया कि ये लड़का केवल लड़ना ही नहीं जानता, बल्कि खुद को समझना भी सीख चुका है। मानसी की बारी आई तो उसके चारों ओर चांदी जैसी रोशनी फैल गई, जिसमें कोमलता और दृढ़ता दोनों झलक रही थी। विक्रम के चारों ओर पहले गहरी लाल आभा थी, लेकिन धीरे धीरे वो स्थिर होकर संतुलित हो गई, मानो उसने अपने अहंकार पर काबू पा लिया हो। जब सभी की परीक्षा समाप्त हुई तो अंधेरा गहराने लगा था। जंगल में जुगनुओं जैसी रोशनी चमकने लगी थी। वातावरण में एक अनोखी शांति थी, जैसे वन ने शिष्यों को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन दूर कहीं पेड़ों के बीच से वही रहस्यमयी छाया फिर दिखाई दी। उसने धीमी हंसी हंसी और बुदबुदाया कि आर्यन अब केवल एक साधारण शिष्य नहीं रहा, वो धीरे धीरे एक खतरा बनता जा रहा है और ये खेल अब और भी दिलचस्प होने वाला है। आर्यन को अभी इसका एहसास नहीं था, लेकिन उसकी ये परीक्षा उसे उन रास्तों की ओर ले जा रही थी जहां दोस्त और दुश्मन की पहचान बदलने वाली थी और जहां हर फैसला उसकी किस्मत तय करेगा। प्रतिध्वनि वन की परीक्षा समाप्त होने के बाद भी वातावरण पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। पेड़ों के बीच से बहती हवा अब ठंडी
और भारी महसूस हो रही थी, जैसे जंगल स्वयं शिष्यों की ऊर्जा को परख कर थक गया हो। जुगनुओं की हल्की रोशनी अंधेरे में चमक रही थी और दूर कहीं किसी अज्ञात पक्षी की आवाज गूंज रही थी। पर इस प्राकृतिक शांति के भीतर एक अनकहा तनाव तैर रहा था। आर्यन केंद्र से बाहर आया तो उसके कदम थोड़े डगमगाए। ऊर्जा प्रकट करने की परीक्षा ने उसे भीतर तक हिला दिया था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी शक्ति केवल अग्नि की नहीं, बल्कि अनुभवों की भी है। उसके भीतर का अतीत अब कमजोरी नहीं रहा था, बल्कि एक ढाल बन चुका था। फिर भी उसे ये एहसास था कि उसकी आभा में जो नीली परछाइयां उभरी थी, उन्हें सबने देखा है। मानसी ने उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा कि उसने जिस तरह खुद को संभाला वो प्रेरणादायक था। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सोच की गहराई थी। उसे लगा कि यह परीक्षा केवल शुरुआत है, असली संघर्ष अभी सामने है। विक्रम कुछ दूरी पर खड़ा था। वो चुप था, पर उसकी आंखों में पहले जैसा अहंकार नहीं था। उसने धीरे से स्वीकार किया कि आज उसने समझा कि शक्ति का अर्थ केवल दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाना भी है। यह सुनकर आर्यन ने पहली बार उसके प्रति सम्मान महसूस किया। इसी बीच आचार्य देवेंद्रनाथ ने सभी को एकत्र होने का संकेत दिया। उनके चेहरे पर संतोष था, लेकिन साथ ही चिंता की हल्की रेखाएं भी थी। उन्होंने बताया कि प्रतिध्वनि वन ने जिन शिष्यों को स्वीकार किया है, वे अब अंतिम चरण के योग्य हैं, पर यह चरण साधारण नहीं होगा। उन्होंने घोषणा की कि रात होते ही उन्हें घाटी के भीतर स्थित प्राचीन गुफाओं में प्रवेश करना होगा। वहां उन्हें सीमित समय में एक विशेष ऊर्जा क्रिस्टल खोजकर वापस लाना होगा। यह क्रिस्टल न केवल उनकी सामूहिक शक्ति का परीक्षण करेगा, बल्कि उनके विश्वास और सहयोग की भी परीक्षा लेगा। यह सुनते ही कई शिष्यों के चेहरे पर तनाव उभर आया। अंधेरी गुफाएं, अनजानी ऊर्जा और सीमित समय, ये सब मिलकर परीक्षा को और खतरनाक बना रहे थे। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसके भीतर हल्की उत्तेजना थी। उसे लगा कि अब तक की परीक्षाएं उसे तैयार कर चुकी है। उसने मानसी और विक्रम की ओर देखा। तीनों की नजरें मिली और बिना शब्दों के एक समझ बन गई, वे साथ रहेंगे। रात पूरी तरह उतर आई। आकाश तारों से भरा था, पर घाटी के भीतर अंधेरा गहरा और घना था। मशालों की रोशनी में शिष्य गुफाओं के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। पत्थर की दीवारों पर पुराने चिन्ह बने थे, जिनमें युद्ध, साधना और प्राचीन शक्तियों की कहानियां उकेरी गई थी। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर सन्नाटा था, केवल टपकते पानी की आवाज गूंज रही थी। आचार्य ने संकेत दिया कि प्रत्येक दल अलग अलग मार्ग से जाएगा और निर्धारित समय के भीतर लौटेगा। आर्यन, मानसी और विक्रम ने बाईं ओर के संकरे रास्ते को चुना। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, रास्ता और तंग होता गया। दीवारों पर अजीब सी चमक थी, जैसे पत्थरों में ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक खुला कक्ष मिला। वहां बीच में पत्थर का चबूतरा था, जिस पर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जमीन हल्की कांपने लगी। छत से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। विक्रम ने तुरंत दीवार के पास खड़े होकर संतुलन बनाया। मानसी ने आंखें बंद कर अपनी ऊर्जा केंद्रित की। आर्यन ने अपने भीतर की अग्नि शक्ति को जागृत किया। उसे महसूस हुआ कि यह केवल प्राकृतिक कंपन नहीं, बल्कि ऊर्जा का जाल है। अचानक कक्ष के चारों ओर से छायाएं उभर आई। वे स्पष्ट आकृतियां नहीं थी, बल्कि ऊर्जा के अंधेरे गुच्छे थे, जो उनके चारों ओर घूमने लगे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, भय उत्पन्न करना। मानसी ने हल्की घबराहट महसूस की, पर उसने खुद को संभाला। विक्रम ने आगे बढ़कर एक छाया पर प्रहार किया, लेकिन वो हवा में विलीन हो गई। आर्यन ने समझ लिया कि यह शारीरिक युद्ध नहीं, मानसिक परीक्षा है।
उसने आंखें बंद की और मन ही मन अग्नि प्राण को केंद्रित किया। उसके चारों ओर लाल सुनहरी आभा फैलने लगी। जैसे ही उसकी ऊर्जा स्थिर हुई, छायाएं पीछे हटने लगी। उसने अपने साथियों से कहा कि डरने के बजाय ध्यान केंद्रित करें। तीनों ने मिलकर ऊर्जा का संतुलन बनाया। धीरे धीरे कक्ष की नीली रोशनी तेज होने लगी और छायाएं पूरी तरह विलीन हो गई। चबूतरे पर रखा क्रिस्टल अब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। आर्यन आगे बढ़ा और सावधानी से क्रिस्टल उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में हल्का कंपन हुआ। उसे महसूस हुआ कि यह केवल परीक्षा का साधन नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। आगे का मार्ग और कठिन होगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। समय कम था। वे तेजी से वापस मार्ग की ओर बढ़े। गुफा से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि अन्य दल भी लौट रहे हैं। कुछ सफल थे, कुछ नहीं। आचार्य देवेंद्रनाथ ने सभी को देखा और सिर हिलाया, पर दूर अंधेरे में वही रहस्यमयी छाया चट्टान के पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा नहीं, बल्कि सतर्कता थी। उसने महसूस कर लिया था कि आर्यन की शक्ति केवल बढ़ नहीं रही, बल्कि स्थिर भी हो रही है। रात की ठंडी हवा में एक अनकहा संकेत तैर रहा था। ये यात्रा अब केवल परीक्षा नहीं, बल्कि एक बड़े संघर्ष की प्रस्तावना बन चुकी है। गुफा से बाहर निकलते ही आर्यन, मानसी और विक्रम ने गहरी सांस ली। ठंडी रात की हवा उनके चेहरे से टकराई तो ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर जमा हुआ बोझ थोड़ा हल्का कर दिया हो। मशालों की पीली रोशनी में घाटी अब भी रहस्यमयी लग रही थी, लेकिन गुफा के अंधकार की तुलना में ये जगह कहीं अधिक सुरक्षित प्रतीत हो रही थी। तीनों कुछ पल वहीं खड़े रहे, जैसे अपने भीतर की धड़कनों को सामान्य होने का समय दे रहे हों। आर्यन ने अपने हाथ में पकड़े नीले ऊर्जा क्रिस्टल को देखा। वो अब भी हल्की चमक बिखेर रहा था, मानो उसके भीतर कोई जीवित चेतना हो। उसे महसूस हुआ कि ये केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने की कुंजी है। मानसी ने धीमी आवाज में कहा कि इस क्रिस्टल को छूते ही उसे अपने भीतर अजीब सी शांति का अनुभव हुआ था, जैसे मन की सारी बेचैनी कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई हो। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि पहली बार उसे लगा कि शक्ति केवल बाहरी बल नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता भी है। थोड़ी देर बाद आचार्य देवेंद्रनाथ ने सभी दलों को खुले मैदान में इकट्ठा होने का संकेत दिया। लगभग सभी शिष्य लौट चुके थे। कुछ के चेहरे पर संतोष था, तो कुछ पर निराशा की छाया। कुछ दल बिना क्रिस्टल के ही वापस आए थे और उनकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। आचार्य ने शांत स्वर में सभी को देखा और बताया कि इस चरण का उद्देश्य केवल सफलता या असफलता तय करना नहीं था, बल्कि ये समझना था कि कौन दबाव में भी संतुलन बनाए रख सकता है। उन्होंने कहा कि जो शिष्य अपने भय और अहंकार पर विजय पा सके, वही भविष्य के संघर्षों के लिए तैयार है। इसके बाद उन्होंने एक एक दल से क्रिस्टल लेने शुरू किए। जब आर्यन ने अपना क्रिस्टल आगे बढ़ाया तो आचार्य की आंखों में हल्की चमक आ गई। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और कुछ पल के लिए अपनी हथेली पर रखा। क्रिस्टल की रोशनी अचानक तेज हो गई, मानो उसने किसी गहरे संबंध को पहचान लिया हो। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा कि यह संकेत देता है कि आर्यन की ऊर्जा में स्थिरता और गहराई दोनों है, जो दुर्लभ होती है। यह सुनकर आसपास खड़े कई शिष्य चौंक गए। कुछ की आंखों में ईर्ष्या झलकी तो कुछ के मन में सम्मान बढ़ गया। विक्रम ने यह सब देखा और अपने भीतर हल्की कसक महसूस की, लेकिन साथ ही उसे गर्व भी हुआ कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ अभ्यास कर रहा है। मानसी के चेहरे पर संतोष था, जैसे वो पहले से ही जानती हो कि आर्यन कुछ अलग है। परीक्षा के परिणामों की औपचारिक घोषणा के बाद सभी को अपने अपने आवास लौटने की अनुमति दे दी गई। रास्ते में चलते हुए घाटी अब पहले से अधिक शांत लग रही थी। तारों की रोशनी जमीन पर हल्की चांदी सी परत बिछा रही थी। हवा में पर्वतीय जड़ी बूटियों की खुशबू घुली हुई थी।
तीनों धीरे धीरे अपने निवास की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में विक्रम ने स्वीकार किया कि पहले वो केवल खुद को सबसे आगे देखना चाहता था, लेकिन अब उसे समझ आया कि सच्ची प्रगति सहयोग से होती है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने भी बहुत कुछ सीखा है, खासकर ये कि अकेले चलने से रास्ता छोटा नहीं होता। मानसी कुछ देर चुप रही, फिर उसने बताया कि गुफा में जब छायाएं उभरी थी तो उसने अपने बचपन की एक डरावनी याद देखी थी, लेकिन आर्यन की ऊर्जा ने उसे उससे बाहर निकाल लिया। ये कहते समय उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। रात गहराती जा रही थी। जैसे ही वे अपने आवास के पास पहुंचे, अचानक हवा में हल्का सा कंपन हुआ। आर्यन रुक गया। उसे लगा जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसी क्षण पहाड़ी की चोटी पर खड़ा वो रहस्यमयी व्यक्ति, जिसे अब तक किसी ने ठीक से नहीं देखा था, अपनी आंखें संकीर्ण कर रहा था। उसने बुदबुदाते हुए सोचा कि ये लड़का अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में ये संतुलन बिगाड़ सकता है। उसके पीछे खड़ी एक धुंधली आकृति ने धीमे स्वर में पूछा कि क्या अब हस्तक्षेप करने का समय आ गया है। रहस्यमयी व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा कि अभी नहीं, पहले उसे और बढ़ने दिया जाए ताकि उसकी असली सीमा सामने आ सके। इधर आर्यन अपने कमरे में पहुंचा। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर पहाड़ों पर हल्का कुहासा छाया हुआ था। उसने क्रिस्टल को मेज पर रखा और ध्यान में बैठ गया। उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर होने लगी। ध्यान के दौरान उसे अपने भीतर अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे उसकी अग्नि शक्ति किसी नए स्तर की ओर बढ़ रही हो। उसे एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि उसके भीतर कोई प्राचीन स्वर गूंज रहा है, जो उसे आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहा हो। मानसी और विक्रम भी अपने अपने कमरों में थे, लेकिन तीनों के मन में एक ही भावना थी, ये केवल शुरुआत है। उस रात प्रशिक्षण केंद्र शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर भविष्य के तूफान की तैयारी हो रही थी। संघर्ष, प्रेम, विश्वासघात और बलिदान की अनगिनत कहानियां अभी जन्म लेने वाली थी। और इन सब के केंद्र में एक साधारण सा दिखने वाला युवक आर्यन धीरे धीरे अपनी किस्मत की दिशा बदल रहा था। रात गहराने के साथ ही साधना केंद्र पर एक गहरी शांति उतर आई थी। चारों ओर फैली पहाड़ियों पर चांदनी बिखर रही थी और पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा के साथ सरसराकर मानो किसी अनदेखे रहस्य की कहानी सुना रही थी। अधिकांश शिष्य थकान के कारण गहरी नींद में डूब चुके थे, लेकिन आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर के दृश्य को निहार रहा था। उसके मन में दिन भर की घटनाएं बार बार घूम रही थी। उसके सामने मेज पर नीला ऊर्जा क्रिस्टल रखा हुआ था, जिसकी हल्की चमक अब भी कमरे को रहस्यमयी बना रही थी। ध्यान में बैठने के बाद भी उसके भीतर उठती तरंगे शांत नहीं हो पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये क्रिस्टल उससे कुछ कहना चाहता हो, जैसे कोई अदृश्य आवाज उसे पुकार रही हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, फिर मन को स्थिर करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया, उसके भीतर की अग्नि शक्ति हल्की सी कंपन करने लगी। उसकी रीढ़ के पास गर्माहट फैलने लगी और धीरे धीरे ये पूरे शरीर में फैल गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी साधना अब पहले जैसी नहीं रही। पहले जहां उसे ऊर्जा को नियंत्रित करने में कठिनाई होती थी, अब वही ऊर्जा उसके इशारों पर चलने लगी थी। उसी समय बाहर गलियारे में हल्की आहट सुनाई दी। कोई बहुत सावधानी से चल रहा था, जैसे किसी को जगाना न चाहता हो। आर्यन ने आंखें खोली और दरवाजे की ओर देखा। कुछ क्षण बाद हल्की सी दस्तक हुई। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो सामने मानसी खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता दोनों झलक रहे थे। मानसी ने धीमी आवाज में कहा कि उसे अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे परिसर के आसपास कोई अनजान ऊर्जा घूम रही हो।
आर्यन ने उसे भीतर आने का इशारा किया। दोनों खिड़की के पास बैठ गए। बाहर देखते हुए आर्यन ने भी स्वीकार किया कि उसे भी शाम से ही कुछ असामान्य लग रहा है, मानो कोई अदृश्य नजर उन्हें देख रही हो। कुछ ही देर में विक्रम भी वहां आ गया। उसके हाथ में लकड़ी की एक छोटी तलवार थी जिसे वो हमेशा अभ्यास के लिए रखता था। उसने बताया कि उसने पहाड़ी की दिशा से हल्की सी रोशनी और परछाइयों की हलचल देखी थी। तीनों एक दूसरे की बातें सुनकर और भी सतर्क हो गए। आर्यन ने प्रस्ताव रखा कि वे चुपचाप बाहर जाकर स्थिति का जायजा लें। मानसी और विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। तीनों धीरे धीरे गलियारे से निकलकर पीछे के खुले मैदान की ओर बढ़े। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल दूर कहीं झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वे पहाड़ी की ढलान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां हल्की नीली रोशनी फैल रही है जो हवा में घूमती हुई किसी वृत्त का आकार बना रही थी। यह दृश्य सामान्य नहीं था। विक्रम ने फुसफुसाकर कहा कि यह किसी प्रकार का ऊर्जा घेरा लग रहा है। मानसी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी संवेदनशील शक्ति से उस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। कुछ पल बाद उसने बताया कि यह बाहरी ऊर्जा है जो साधना केंद्र की सीमा के बाहर से आ रही है। इसमें शत्रुता तो नहीं, लेकिन जिज्ञासा और परीक्षण की भावना जरूर है। अचानक उस रोशनी के बीच एक धुंधली आकृति उभरी। वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसका आकार मानव जैसा लग रहा था। आर्यन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। फिर भी उसने खुद को शांत रखा। उसने धीरे धीरे अपनी अग्निशक्ति को सक्रिय किया ताकि किसी भी खतरे का सामना कर सके। वो आकृति कुछ कदम आगे बढ़ी और एक गंभीर स्वर में बोली कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई है। उसकी आवाज गूंजती हुई लग रही थी, मानो वो सीधे मन में उतर रही हो। उसने बताया कि वह एक प्राचीन साधक का अवशेष है जो वर्षों पहले इस पर्वत श्रृंखला में तपस्या करता था। उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है और योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में है। जब उसने आर्यन के क्रिस्टल की ऊर्जा महसूस की तो वो आकर्षित होकर यहां आ गया। आर्यन ये सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने कोई आत्मिक अस्तित्व खड़ा है। मानसी ने साहस जुटाकर पूछा कि वो उनसे क्या चाहता है। उस आकृति ने उत्तर दिया कि वह केवल आर्यन की क्षमता को परखना चाहता है। ये देखना चाहता है कि क्या वो वास्तव में उस शक्ति के योग्य है जो भविष्य में उसे मिलने वाली है। विक्रम ने चिंतित स्वर में कहा कि ये सब खतरनाक हो सकता है, लेकिन आकृति ने आश्वासन दिया कि ये परीक्षा जीवन घातक नहीं होगी, बल्कि मन और आत्मा की होगी। इसके बाद उसने अपने हाथ उठाए और हवा में एक प्रकाशमय द्वार बना दिया। द्वार के भीतर एक अलग ही संसार झलक रहा था, जहां आग, बर्फ और बिजली की तरंगे एक साथ घूम रही थी। उसने बताया कि आर्यन को इस द्वार में प्रवेश कर अपनी इच्छा शक्ति और संतुलन साबित करना होगा। मानसी ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही भरोसा भी। विक्रम ने उसका कंधा थपथपाया, मानो कह रहा हो कि वो अकेला नहीं है। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसके भीतर डर था, लेकिन उससे कहीं अधिक आगे बढ़ने की चाह। उसने मन ही मन प्रण किया कि चाहे जो भी हो, वो पीछे नहीं हटेगा। धीरे धीरे वो उस प्रकाशमय द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसके चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। तेज रोशनी, घूमती ऊर्जा और अनजान शक्तियों का प्रवाह उसे अपने भीतर खींचने लगा। पीछे खड़े मानसी और विक्रम की निगाहें उसी पर टिकी थी। उन्हें पता था कि ये परीक्षा आर्यन की किस्मत बदल सकती है, और इसी अनिश्चितता, साहस और रहस्य के बीच आर्यन एक नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा रहा था, जहां उसका सामना केवल बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के डर और इच्छाओं से होने वाला था। तेज रोशनी के बीच आर्यन का शरीर जैसे किसी अदृश्य धारा में बहने लगा। उसे लगा मानो उसका वजूद हवा में घुल रहा हो। समय और स्थान
दोनों पीछे छूटते जा रहे हों। कुछ पलों तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, केवल कानों में गूंजती ऊर्जा की सनसनाहट और दिल की तेज धड़कने ही उसका साथ दे रही थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया और जब उसने आंखें खोली तो वो खुद को एक अनजानी दुनिया में खड़ा पाया। उसके सामने फैला हुआ दृश्य किसी स्वप्नलोक जैसा था। चारों ओर तैरते हुए प्रकाश के टुकड़े, हवा में लहराती अग्निरेखाएं और दूर दूर तक फैले नीले और सफेद बादल। जमीन ठोस नहीं थी, बल्कि ऊर्जा की परतों से बनी हुई लग रही थी, जिस पर चलते समय हल्का कंपन महसूस हो रहा था। हर कदम के साथ उसे लगता था कि यह संसार उसकी सोच को पढ़ रहा है। आर्यन ने चारों ओर देखा और मन ही मन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। कुछ ही दूर जाने पर उसे सामने एक विशाल दर्पण जैसा प्रकाशपटल दिखाई दिया। वो जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसमें उसका ही प्रतिबिंब उभर आया, लेकिन वो साधारण नहीं था। उस प्रतिबिंब की आंखों में क्रोध, अहंकार और भय की झलक थी, जिसे देखकर आर्यन का दिल सिहर उठा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये परीक्षा बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की है। ये उसका ही दूसरा रूप था, जिसमें उसके दबे हुए डर और कमजोरियां समाई हुई थी। वो रूप धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी ओर देखते हुए उपहास भरी मुस्कान बिखेरने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो कह रहा हो कि तुम खुद को कितना भी मजबूत समझो, भीतर से अब भी कमजोर हो। आर्यन के भीतर हलचल मच गई। बचपन के दिन, अपमान, अकेलापन, परिवार से दूर रहने का दर्द और असफलताओं की यादें एक एक करके उसके मन में उभरने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके पुराने घावों को फिर से कुरेद रहा हो। कुछ पल के लिए उसका आत्मविश्वास डगमगा गया और उसने पीछे हटने का मन बनाया, लेकिन तभी उसे मानसी और विक्रम के चेहरे याद आए। उसे याद आया कि कैसे उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया था। उसे अपने गुरु की बातें भी याद आई कि असली साधक वही होता है जो अपने डर से भागता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा कि वो अब पीछे नहीं हटेगा। जैसे ही उसने ये ठान लिया, उसके शरीर के भीतर अग्नि शक्ति फिर से जाग उठी। हल्की सुनहरी आभा उसके चारों ओर फैलने लगी। उसने अपने प्रतिबिंब की ओर देखा और शांत स्वर में कहा कि वो अपने अतीत को नकारता नहीं, लेकिन उसे अपने भविष्य पर हावी भी नहीं होने देगा। वो दूसरा रूप अचानक तेजी से उसकी ओर बढ़ा और दोनों के बीच ऊर्जा का टकराव हुआ। चारों ओर प्रकाश की लहरें फैल गई। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की परीक्षा थी। हर वार के साथ आर्यन को अपने भीतर की शंकाओं से लड़ना पड़ रहा था। कुछ देर तक संघर्ष चलता रहा। कई बार उसे लगा कि वो हार जाएगा, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाला। उसने अपने मन में ये बात दोहराई कि वो केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों और अपने सपनों के लिए आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे उसका दूसरा रूप कमजोर पड़ने लगा। उसकी चमक फीकी होती चली गई। अंततः एक तेज प्रकाश के विस्फोट के साथ वो प्रतिबिंब टूटकर बिखर गया और हवा में विलीन हो गया। आर्यन घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसने अपने सबसे बड़े डर को जीत लिया था। कुछ पल बाद उसके सामने अगला मार्ग खुल गया। ये मार्ग पहले से भी अधिक रहस्यमय था। इसमें बर्फीली हवाएं, जलती लपटें और बिजली की चमक एक साथ मौजूद थी। ये संतुलन की परीक्षा थी। उसे तीनों तत्वों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, कभी तेज गर्मी उसे झुलसाने लगती, तो कभी ठंडी हवा उसे जकड़ लेती। ऊपर से बिजली की लहरें गिरती, जिन्हें चकमा देना पड़ता। हर कदम पर उसे अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना पड़ रहा था। अगर वो जरा भी असंतुलित होता तो गिर सकता था। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि उसे किसी एक तत्व का विरोध नहीं करना है, बल्कि तीनों के साथ तालमेल बनाना है। उसने अपनी सांसों की गति को स्थिर किया
और ऊर्जा को शरीर में समान रूप से फैलाया। अब वो लपटों के बीच से बिना जले निकलने लगा, बर्फीली हवाओं को सहने लगा और बिजली की चमक से बचने लगा। काफी देर के संघर्ष के बाद वो इस मार्ग के अंत तक पहुंच गया। वहां एक ऊंचा प्रकाश स्तंभ खड़ा था जिससे सुनहरी किरणें निकल रही थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, वही प्राचीन साधक की आकृति फिर प्रकट हुई। उसने संतोष भरी आवाज में कहा कि आर्यन ने पहली 2 परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली है। उसने न केवल अपने डर पर विजय पाई है, बल्कि संतुलन भी सीख लिया है। अब उसके भीतर एक सच्चे साधक के गुण उभरने लगे हैं। आर्यन ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसे महसूस हो रहा था कि वो पहले से कहीं अधिक शांत और मजबूत हो गया है। उसकी दृष्टि स्पष्ट हो चुकी थी और मन में एक नया आत्मविश्वास जाग उठा था। प्राचीन आत्मा ने बताया कि अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी है जो उसके दिल की सच्चाई को परखेगी। ये परीक्षा सबसे कठिन होगी, क्योंकि इसमें उसे किसी से नहीं बल्कि अपने सबसे गहरे भावनाओं से लड़ना होगा। इतना कहकर वो आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई और आर्यन एक नए द्वार के सामने खड़ा रह गया, जहां से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। प्रकाश से बने उस रहस्यमय द्वार के सामने खड़ा आर्यन कुछ क्षणों तक स्थिर रहा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो डर से नहीं बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता से भर गया था। वो जानता था कि अब जो परीक्षा सामने है वो उसके शरीर या शक्ति की नहीं बल्कि उसके दिल और भावनाओं की होगी। यही वो परीक्षा होती है जिसमें बड़े बड़े योद्धा भी टूट जाते हैं, क्योंकि इंसान अपने डर से लड़ सकता है, अपने शत्रु से भिड़ सकता है, लेकिन अपने ही जज्बातों से लड़ना सबसे कठिन होता है। उसने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसका हाथ प्रकाशमय द्वार से छुआ, पूरा वातावरण बदल गया। एक पल में ही वो ऊर्जालोक गायब हो गया और उसकी जगह एक परिचित सा संसार उभर आया। चारों ओर हरियाली थी, कच्चे रास्ते, मिट्टी की खुशबू और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज। ये उसका अपना गांव था, वही जगह जहां उसने बचपन बिताया था। आर्यन अवाक रह गया। उसके सामने वही पुराना घर था जिसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखते थे। आंगन में नीम का पेड़ जिसके नीचे वो घंटों बैठा करता था, और वही पास में छोटा सा कुआं जहां से उसकी मां पानी भरती थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे वर्षों पहले था। उसका दिल भारी हो गया। यादों की लहरें उसके मन में उमड़ पड़ी। उसने देखा कि उसकी मां आंगन में बैठी चावल साफ कर रही है और पिता पास ही लकड़ी काट रहे हैं। दोनों के चेहरे पर वही स्नेह और थकान की मिलीजुली झलक थी। वो दृश्य देखकर उसकी आंखें नम हो गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन किसी ने उसकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया। उसे समझ आ गया कि वो केवल एक दर्शक है, इस स्मृति का हिस्सा नहीं। तभी उसने खुद को छोटे आर्यन के रूप में देखा, जो आंगन में खेल रहा था, बेफिक्र और मासूम। उसे याद आया कि कैसे वो हमेशा जल्दी बड़ा होना चाहता था, शक्तिशाली बनना चाहता था, ताकि अपने परिवार को गरीबी और अपमान से बचा सके। लेकिन इसी चाह में उसने अपने माता पिता से दूरियां बना ली थी। उसने कई बार उनकी चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया, कई बार उनकी चिंता को अनदेखा किया। अचानक दृश्य बदल गया। अब वो वही दिन देख रहा था जब उसने घर छोड़ने का फैसला किया था। उसकी मां की आंखों में आंसू थे। पिता ने उसे गले लगाया था और कहा था कि चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचे, अपने मूल को कभी मत भूलना। उस समय उसने सिर हिलाया था, लेकिन मन में केवल अपनी महत्वाकांक्षा थी। यह दृश्य देखकर उसका सीना भारी हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने सपनों के दौर में अपने सबसे कीमती रिश्तों को पीछे छोड़ दिया था। फिर अचानक वातावरण फिर बदला। अब वो खुद को एक विशाल युद्ध भूमि में खड़ा देख रहा था। चारों ओर लाशें बिखरी थी, धुआं उठ रहा था और हवा में खून की गंध थी। उसने देखा कि मानसी जमीन पर घायल पड़ी है और विक्रम उसे बचाने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया है। उसका दिल दहल गया। ये उसका सबसे बड़ा डर था, अपने दोस्तों को खो देने का डर। उसने दौड़कर उनके पास जाना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। उसके कानों में एक आवाज गूंजी जो उसके ही भीतर से आ रही थी। वो आवाज कह रही थी कि अगर उसने शक्ति पाने की लालसा में सब कुछ दांव पर लगा दिया तो अंत में वो अकेला रह जाएगा। उसके पास न परिवार होगा, न दोस्त, केवल खाली ताकत। आर्यन घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने अपने दिल की गहराई से स्वीकार किया कि वो अकेला नहीं बनना चाहता। उसे शक्ति चाहिए थी, लेकिन अपनों की कीमत पर नहीं। उसने कांपती आवाज में खुद से कहा कि वो अब भागेगा नहीं। वो अपनी गलतियों को मानेगा, अपने रिश्तों को महत्व देगा और शक्ति का इस्तेमाल केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की रक्षा के लिए करेगा। जैसे ही उसने ये ठान लिया, उसके शरीर से एक सौम्य प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश क्रोध या आक्रोश का नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम का था। धीरे धीरे वो प्रकाश फैलता गया और उसके आसपास के सारे दृश्य धुंधले होने लगे। उसकी मां, पिता, मानसी और विक्रम की आकृतियां मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगी और फिर प्रकाश में विलीन हो गई। युद्ध भूमि, गांव और सारी यादें धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ ही क्षणों में वह फिर उसी रहस्यमय ऊर्जालोक में खड़ा था। सामने वही प्राचीन साधक की आकृति प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गहरा सम्मान झलक रहा था। उसने कहा कि आर्यन ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा भी पार कर ली है। उसने अपने दिल की सच्चाई को पहचाना है और ये समझा है कि शक्ति का असली अर्थ दूसरों की रक्षा और अपने मूल्यों को बनाए रखना है। आर्यन ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई बोझ उतर गया हो। अब वो पहले से कहीं अधिक हल्का और शांत महसूस कर रहा था। प्राचीन आत्मा ने बताया कि अब उसके सामने असली मार्ग खुलेगा, जहां से उसकी यात्रा एक नए स्तर पर प्रवेश करेगी। वहां उसे न केवल अपनी शक्ति बल्कि अपने चरित्र की भी परीक्षा देनी होगी। इतना कहकर वो आकृति फिर से प्रकाश में बदल गई और सामने एक विशाल स्वर्णिम द्वार प्रकट हो गया। आर्यन ने गहरी सांस ली, अपने दिल को मजबूत किया और अगले चरण की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गया। स्वर्णिम द्वार के सामने खड़ा आर्यन कुछ पल तक स्थिर रहा। उसके भीतर अब कोई घबराहट नहीं थी, नहीं पहले जैसा अधीरपन। पिछले अनुभवों ने उसके मन को गहराई से बदल दिया था। जहां पहले वो केवल शक्ति पाने की लालसा में आगे बढ़ता था, अब वो समझ चुका था कि असली ताकत धैर्य, करुणा और आत्मसंयम से जन्म लेती है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और मन ही मन अपने माता पिता, मानसी और विक्रम को याद किया। फिर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, एक मधुर कंपन पूरे शरीर में फैल गया। यह किसी झटके जैसा नहीं था, बल्कि किसी मां की गोद में मिलने वाली शांति जैसा था। पल भर में चारों ओर का उजाला बदल गया और वो खुद को एक विशाल खुले मैदान में खड़ा पाया। ऊपर नीला आकाश था, जिसमें सुनहरी बादल तैर रहे थे और नीचे चमकती हुई सफेद जमीन मानो कांच की बनी हो। इस स्थान में न कोई दीवार थी, न कोई सीमा। दूर दूर तक फैला ये क्षेत्र किसी दिव्य लोक जैसा प्रतीत हो रहा था। हवा में हल्की सी खुशबू थी जो मन को शांत कर देती थी। आर्यन को महसूस हुआ कि यहां समय भी अलग तरह से बह रहा है, जैसे हर पल अनंत हो। कुछ दूरी पर उसे एक ऊंचा मंच दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल तैर रहा था। वो क्रिस्टल नीले, बैंगनी और सुनहरे रंगों से चमक रहा था। उसकी रोशनी पूरे क्षेत्र को आलोकित कर रही थी। अनायास ही आर्यन के कदम उसी ओर बढ़ने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसके भीतर की साधना ऊर्जा अपने आप सक्रिय होने लगी। उसका दिल तेज धड़कने लगा।
लेकिन इस बार ये डर नहीं था, बल्कि उत्साह था। उसे महसूस हो रहा था कि यही वो स्थान है जहां उसकी अब तक की मेहनत का असली फल मिलने वाला है। मंच पर पहुंचते ही उसके सामने वही प्राचीन साधक की आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार उसकी आकृति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और भव्य लग रही थी। उसके चारों ओर प्रकाश का आभा मंडल था और उसकी आंखों में गहरी गंभीरता के साथ साथ स्नेह भी झलक रहा था। उसने बताया कि ये अंतिम चरण है जहां आर्यन को अपने भीतर छिपी वास्तविक क्षमता को स्वीकार करना होगा। ये शक्ति बाहर से नहीं मिलेगी, बल्कि उसके हृदय और आत्मा से ही जन्म लेगी। अगर वो इस शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करने का वचन दे सके, तभी उसे आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी। आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर झुकाया और मन ही मन संकल्प लिया कि वो कभी इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। उसने महसूस किया कि ये क्षण उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला है। तभी वो क्रिस्टल धीरे धीरे घूमने लगा। उसकी गति बढ़ती गई और उससे निकलने वाली रोशनी तेज होती चली गई। रोशनी की किरणें सीधे आर्यन के शरीर में प्रवेश करने लगी। उसे लगा जैसे उसकी नसों में बिजली दौड़ रही हो, लेकिन इसमें कोई दर्द नहीं था। ये अनुभव तीव्र होते हुए भी सुखद था। उसके सामने उसकी पूरी यात्रा के दृश्य उभरने लगे। बाहरी शिष्य के दिनों की कठिनाइयां, अपमान, संघर्ष, पहले मुकाबले, मानसी और विक्रम के साथ बिताए पल, परिवार की यादें और हाल की परीक्षाएं, सब कुछ एक एक कर उसके सामने घूमने लगा। हर दृश्य उसे याद दिला रहा था कि वो यहां तक कितनी मेहनत से पहुंचा है। उसकी आंखों से अनजाने में आंसू बहने लगे, लेकिन वे दुख के नहीं थे, बल्कि कृतज्ञता के थे। वो अपने जीवन के हर अनुभव के लिए आभारी महसूस कर रहा था, क्योंकि उन्हीं ने उसे आज का आर्यन बनाया था। धीरे धीरे उसके शरीर से एक तेज आभा निकलने लगी। ये आभा पहले नीली थी, फिर सुनहरी और अंत में बैंगनी रंग में बदल गई। पूरा मैदान उस प्रकाश से नहाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नया सितारा जन्म ले रहा हो। प्राचीन आत्मा ने संतोष भरी दृष्टि से उसे देखा और बताया कि आर्यन ने सफलतापूर्वक अपनी आत्मिक जागृति पूरी कर ली है। अब वो केवल एक साधक नहीं रहा, बल्कि एक पथ प्रदर्शक बनने की क्षमता भी उसमें जाग चुकी है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हुई, क्रिस्टल धीरे धीरे टूटकर प्रकाश में बदल गया और आकाश में विलीन हो गया। मैदान का वातावरण भी बदलने लगा। चारों ओर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगा और हवा में एक नई शुरुआत की अनुभूति फैल गई। आर्यन ने खुद को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस किया, लेकिन उसके भीतर कोई घमंड नहीं था। उसके मन में बस एक ही भावना थी, अब उसे इस शक्ति का सही उपयोग करना है। अचानक उसके सामने एक नया द्वार प्रकट हुआ, जो पहले से भी अधिक भव्य था। उस पर रहस्यमय चिन्ह चमक रहे थे, मानो आने वाले भविष्य की कहानी लिख रहे हों। प्राचीन आत्मा ने अंतिम बार उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि आगे का रास्ता और भी कठिन होगा। वहां उसे न केवल बाहरी शत्रुओं से, बल्कि अपने भीतर के संदेह और मोह से भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन अब वो इसके लिए तैयार है। आर्यन ने दृढ़ नजर से उस द्वार को देखा, अपने मन को स्थिर किया और आगे बढ़ गया। उसके कदमों में अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास था, क्योंकि वो जान चुका था कि उसकी असली शक्ति उसके चरित्र में है। इसी के साथ उसकी यात्रा का एक अध्याय समाप्त हुआ और एक नए और भी रोमांचक अध्याय की शुरुआत हो गई, जहां उसका सामना और भी बड़े रहस्यों, गहरे रिश्तों और भयानक चुनौतियों से होने वाला था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।